आज की कहानी है पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर इलाके में रहने वाले 28 वर्षीय युवक मेहताब की। मेहताब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। एक दिन अचानक जब वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसे एक मिस्ड कॉल आती है। जब वो उस मिस्ड कॉल पर दोबारा कॉल बैक करता है तो उसे वहां एक महिला की आवाज सुनाई देती है। वो महिला उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसने गलती से यह नंबर डायल कर दिया था। उसके बाद मेहताब फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद महिला का फिर से मैसेज आता है और वो फिर से उससे मैसेज में माफी मांगती है। मेहताब उसका रिप्लाई करता है और इस तरह से दोनों के बीच मैसेजेस का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। उसके बाद अगले दिन रात को जब मेहताब खाना खा रहा होता है, उसे उसी महिला का कॉल फिर से आता है और इस बार दोनों बात करते हैं। धीरे धीरे बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और हर रोज बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दिन के बाद अचानक एक दिन 3 से 4 अगस्त 2014 को सुबह 10 बजे के करीब मेहताब घर से निकलता है, लेकिन उसके बाद कभी घर वापस नहीं लौटता। मेहताब हर रोज 9 से 10 बजे के करीब घर वापस पहुंच जाता था, लेकिन 3 अगस्त 2014 को जब वो घर वापस नहीं पहुंचता तो घर वाले परेशान होकर उसे कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। उसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया जाता है। उसकी जान पहचान के लोगों को भी कॉल किया जाता है, लेकिन कहीं से भी उसका कुछ पता नहीं चलता। तो सारी रात इंतजार करने के बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जब गायब होने वाले की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो तो पुलिस को पहले यही लगता है कि कहीं वो शायद अपनी मर्जी से ना चला गया हो। तो पुलिस ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं करती और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब मेहताब को गुम हुए तकरीबन 1.5 महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 12 सितंबर 2014 को मेहताब के घर वाले फिर से पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं और केस मीडिया में जाता है। उसके बाद पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ 12 सितंबर 2014 को एफआईआर दर्ज करती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है और सबसे पहला काम आप मेहताब के कॉल डिटेल्स निकालने का किया जाता है। जब मेहताब के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि एक फोन नंबर पर उसकी हर रोज बात होती थी और दिन में 10 से 15 बार बात होती थी। कई बार आधी आधी रात को भी बात होती थी। तो अंदाजा लगाया जाता है कि यह शख्स जो भी है वो मेहताब के काफी करीब था। अब पुलिस को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही लगती है, क्योंकि उस दिन भी सुबह 10:30 बजे 10 बजे के करीब इसी नंबर से मेहताब को कॉल आया था जिस दिन मेहताब गुम हुआ था। यह नंबर आइडिया कंपनी की तरफ से सक्रिय होता है। तो अब पुलिस इस और अपनी खोजबीन बढ़ाती है और कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई जाएं। पुलिस उस सिम कार्ड की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वह बिहार के एक तौहीद नामक युवक के नाम पर है, लेकिन पुलिस को यह भी अंदाजा लगता है कि वह एक फेक आईडी पर लिया गया सिम कार्ड था, क्योंकि जिस आईडी पर वह सिम कार्ड लिया गया था उस इलाके में वो कभी सक्रिय ही नहीं रहा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, पुलिस को यह पता चलती है कि जिस फोन नंबर पर ईएमआई नंबर से पुलिस ट्रेस करती है कि जिस फोन नंबर पर वह सिम चलाया गया था वह फोन अभी भी सक्रिय है और उस पर एक और सिम सक्रिय है। पुलिस उस सिम का पता लगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि यह सिम दिल्ली के ही वजीराबाद इलाके में किसी आसिफ नाम के युवक द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पुलिस आसिफ को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन उससे पहले वो मेहताब के भाई मेहराब से पूछती है कि क्या वो किसी आसिफ नाम के युवक को जानता है। मेहराब आसिफ का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। वो बताता है कि आसिफ उनकी ही रिश्तेदारी में है और कुछ महीने पहले आसिफ का सगा भतीजा मेहताब की भांजी को लेकर भाग गया था। इस वजह से इन दोनों परिवारों में दुश्मनी थी। तो मेहताब ने अपने और भाइयों के साथ मिलकर आसिफ को उसी मोहल्ले में बुरी तरह से मारा था, क्योंकि ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और उस मोहल्ले में आसिफ की भी काफी गुडविल थी, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। तो इस वजह से बाद में आसिफ मोहल्ला छोड़कर चला गया। तो पुलिस तत्काल एक्शन में आती है और तुरंत आसिफ को गिरफ्तार किया जाता है। आसिफ को गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी सामने आती है, आसिफ भी वही बात दोहराता है कि किस तरह से मेहताब ने अपने भाइयों के साथ मिलकर आसिफ को सरेआम मारा था, उसके साथ पिटाई की गई थी। उसके बाद उसने उस मोहल्ले को छोड़ दिया, लेकिन वो अपने अपमान को कभी नहीं भूल पाया। उसे जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ी और मन ही मन वो मेहताब से नफरत करने लगा। इसके बाद उसने कई बार इस बात का जिक्र अपने एक दो दोस्तों के साथ भी किया। जब भी वो शराब पीने बैठता था तो अक्सर उसके मन में यह टीस उठती थी। इस दौरान आसिफ की मुलाकात परवीना नामक एक युवती से होती है। वह युवती अपने पति के
अलग रह रही होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। आसिफ और परवीना धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। हालांकि आसिफ की अपनी पत्नी भी थी, लेकिन उसने परवीना के लिए एक अलग जगह पर किराए का कमरा ले रखा था और वहीं पर वह दिन के समय उसके साथ समय बिताता था। धीरे धीरे आसिफ और परवीना काफी नजदीक आते हैं और आसिफ एक दिन अपने मन की बात परवीना से भी बताता है। तो परवीना कहती है कि मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्योंकि उस पर आसिफ के बहुत एहसान थे। तो परवीना एक जाल बुनती है और उसी जाल के तहत एक दिन अचानक मेहताब को मिस्ड कॉल की जाती है। अब मिस्ड कॉल के बाद आप जानते हैं कि धीरे धीरे मेहताब और परवीना नामक युवती एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि ये एक हनी ट्रैप था और परवीना के द्वारा मेहताब को फंसाया गया था। उसके बाद एक जिस दिन मेहताब और परवीना एक दूसरे से मिलेंगे तो दिल्ली के ही एक मेट्रो स्टेशन पर इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद मेहताब परवीना से और भी इम्प्रेस हो जाता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता रहता है। अब परवीना एक बार फिर से ईद के बाद उसे फिर से एक नए मेट्रो स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि अब मेहताब परवीना पर काफी विश्वास करता है और मेहताब भी परवीना से मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं। वहां एक गाड़ी में आसिफ अपने 2 साथियों के साथ पहले से ही इनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही मेहताब उनकी गाड़ी के करीब आता है, दोनों धक्के से उसे अंदर खींच लेते हैं और कट्टे की जोर पर उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करते हैं। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे यहीं गोली मार दी जाएगी। उसके बाद गाड़ी को तेजी से दिल्ली के बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालकर एक सुनसान जगह पर पहले तो मेहताब की पिटाई की जाती है। आसिफ अपने मन की भड़ास निकालता है और मेहताब को बुरी तरह से पीटा जाता है। उसके बाद गाड़ी में ही रखे गए, जो कि प्लानिंग के तहत पहले से ही गाड़ी में एक रस्सी और एक खूंटी रखी जाती है, उस रस्सी से गला घोंटकर मेहताब का कत्ल कर दिया जाता है और लाश को बोरे में डालकर नहर में फेंक दिया जाता है। आसिफ की निशानदेही पर पुलिस उस लाश को बरामद करती है और इस तरह से एक दर्दनाक कहानी का अंत होता है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से एक अनजान मिस्ड कॉल आप मेहताब की मौत की वजह बनती है। तो सावधान रहिए, इस तरह की कॉलें, इस तरह की चीजें जिंदगी में अवॉइड कीजिए। धन्यवाद।